नमस्कार दोस्तों, तेज इंस्टीट्यूट के व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि तेज इंस्टीट्यूट निरंतर व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ कर चुका है और निरंतर व्याख्यान श्रृंखला के क्रम में आप देखेंगे एक साहित्यिक की डायरी पर 4 वीडियो तैयार किया गया, 4 लेक्चर तैयार किया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा पर बात करने से पूर्व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर बातचीत हो रही है, जिसकी यह चौथी वीडियो है, यानी चौथा लेक्चर है। और कल अगर आपने प्रथम लेक्चर से गुजरा होगा, दूसरे लेक्चर से गुजरा होगा, तीसरे लेक्चर से गुजरा होगा, तो आपने जाना होगा कि निराला की काव्य भाषा कैसी है, निराला छंदमुक्त कविता क्यों लिखना प्रारंभ किया, निराला को छंद का ज्ञान था कि नहीं था, निराला की कविताओं की भाषा कैसे अपने समय से के समकालीनों के कवियों के परिप्रेक्ष्य में अतिक्रमित कर जाती है। और कल आपने देखा था कि हमने पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा के काव्य भाषाओं की बात की थी। हमने यह देखा था कि छायावादी काव्य भाषा कैसी है। फिर कल की बातचीत में हम लोगों ने देखा था कि प्रसाद जो है वो प्रसाद युक्त भाषा लिखते थे, और जिस पर केदारनाथ सिंह की टिप्पणी थी कि प्रसाद इतने भाषा शिथिल के बावजूद इतने बड़े कवि हैं, यह चमत्कारित बात है। फिर हम लोगों ने देखा था कि निराला में जयदेव और तुलसीदास जैसी समासिकता के तत्व दिखाई पड़ते हैं, और हमने यह भी देखा था कि निराला में रविंद्रनाथ टैगोर के तरफ आपको क्या कहते हैं, समासिकता के तत्व दिखाई पड़ेंगे। आज हम उसी संवाद को और आगे बढ़ाते हैं। उस संवाद को आगे बढ़ाने से पहले एक सूचना आप लोगों के लिए दे दो कि तेज इंस्टीट्यूट यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कराने हेतु प्रतिबद्ध संस्था है। इसके साथ ही यह विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, उनकी भी तैयारी कराती है। इसके साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जो एमए और बीए के लिए एंट्रेंस की एग्जाम होती है, यूजी और पीजी के लिए, आप सीयूईटी यूजी पीजी कहिए, उनकी भी तैयारी कराने हेतु प्रतिबद्ध संस्था है। कुल मिलाकर के हिंदी प्रतियोगी परीक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने हेतु प्रतिबद्ध संस्था है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी तैयारी को मुकम्मल अंजाम दें, तो तेज इंस्टीट्यूट से जुड़ करके अपनी तैयारी को मुकम्मल अंजाम दे सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, हम पुनः निराला पर चलते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य भाषा, और आज हम कोशिश करेंगे राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ कर लें। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हमारी बात हो रही थी निराला पे, हमारी बात किस पे हो रही थी? निराला पे। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और निराला की काव्य भाषा पर हमारी निरंतर बात हो रही थी। हमने कहा था कि कल जो है निराला में आपको दिखाई पड़ेगा रविंद्रनाथ टैगोर की तरह संगीतात्मकता के तत्व, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह संगीतात्मकता के तत्व। संगीतात्मकता के तत्व, रविंद्रनाथ टैगोर की तरह संगीतात्मकता के तत्व उनकी काव्य भाषा में आपको दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि ध्वनि के प्रति भी निराला सजग है, ध्वनि के प्रति निराला सजग है।
ध्वनि के प्रति निराला सजग है, निराला सजग है, सजग है, ध्वनि के प्रति निराला सजग है। आपको निराला की काव्य भाषा में ध्वनि का भी ज्ञान आपको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यह जो गुण है उन्हें अन्य कवियों से विशिष्ट बनाता है। आप उसके साथ देखेंगे कि अलंकार के प्रयोग से हिंदी काव्य में सांकेतिक ध्वनियां उत्पन्न की जाती है। यमक और अनुप्रास के द्वारा वर्ण सांध्य कविता में संगीत पैदा की जा सकती है। यह प्रेरणा उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर से ली थी। तो आप देखेंगे कि अलंकार के प्रयोग से, निराला में अलंकार के प्रयोग से, अलंकार के प्रयोग से, अलंकार के प्रयोग से हम दिखाएंगे जब कैसे कौन सा अलंकार कहाँ पर है, कैसे कौन सी अलंकार यहाँ पर है, जब हम कविता को प्रारंभ करेंगे तो ठीक है। तो अलंकार के प्रयोग से हिंदी कविता में सांकेतिक, हिंदी कविता में सांकेतिक हिंदी कविता में सांकेतिक ध्वनियां उत्पन्न करना, सांकेतिक ध्वनियां उत्पन्न करना, ये आपको निराला में की कविताओं में दिखाई पड़ेगा। ठीक है। आप इसके साथ ही देखेंगे निराला में, खास करके निराला में देखेंगे कि यमक और अनुप्रास के द्वारा, यमक और अनुप्रास के द्वारा, यमक और अनुप्रास, ये यमक अलंकार है, यमक और अनुप्रास के द्वारा वर्ण सांध्य ध्वनि, वर्ण सांध्य कवि में संगीत पैदा की जा सकती है। वर्ण सांध्य में संगीत पैदा की जा सकती है, संगीत पैदा की जा सकती है। ये आपको दिखाई पड़ेंगे निराला की काव्य भाषा में, निराला की। अब एक चीज जानते हैं, एक महान कवि वही होता है जो अपनी कविता के लिए काव्य भाषा गढ़ते हैं, और निराला आपको बार बार काव्य भाषा गढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और निराला इससे काव्य भाषा को गढ़ते भी हैं और बार बार तोड़ भी देते हैं। तो आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि निराला अपनी काव्य भाषा निरंतर गढ़ते रहते हैं और निरंतर तोड़ते रहते हैं। ये एक बड़ा कवि का काम होता है। और आप देखेंगे ऐसी प्रतिभा आपको अन्य किसी कवि में जल्दी दिखाई नहीं पड़ेगा। जनता के दुख दर्दों का चित्रण समान भाषा में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। निराला के यहाँ जनता के दुख दर्दों का, निराला के यहाँ जनता के दुख दर्दों का सामान्य शब्द में, निराला के यहाँ जनता के दुख दर्दों का सामान्य भाषा में उल्लेख मिलेगा, सामान्य भाषा में वर्णन, सामान्य भाषा में उल्लेख, ठीक है, उल्लेख मिलेगा। तो निराला के यहाँ जनता के दुख दर्दों का सामान्य भाषा में आपको उल्लेख दिखाई पड़ेगा, और ये निराला को अपने समय में सबसे विशिष्ट बना देता है। हम लोग बात कर रहे हैं निराला पे, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों आप जानते हैं निराला, मैंने कहा था कि निराला जो है ये 1961 में इनकी मृत्यु होती है। 1961 में क्या होती है? मृत्यु होती है इसकी। 1961 में इसकी मृत्यु होती है।
तो निराला 1961 में इनकी मृत्यु होती है। निराला की मृत्यु 1961 में होती है। और आपने देखा होगा कि इनकी जो अनामिका है वो 1928-23 में आ जाती है। अनामिका 1923 में आती है, 23 में। अगर इसकी प्रथम कविता जूही की जो कली है, जूही की कली जिसे 1916 में आती है। जूही की कली कितने में आती है? 1916 में, जिसे सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। सरस्वती में छापने से मना कर दिया था। छापने से मना कर दिया था किसने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कर दिया। ठीक है, किसने? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी। तो आप देखेंगे कि निराला के यहाँ जो है आपको जो 1923 से आप देखेंगे, 1923 से, अगर 1923 ले या आप कह दे सकते हैं 1916 से 1923 से 1961 तक का जो कालखंड है, इस कालखंड में 3 काल आपको दिखाई पड़ेगा। एक तो द्विवेदी काल का अंत, द्विवेदी काल का अंतिम समय, द्विवेदी काल का अंतिम समय, काल का अंतिम समय, अंतिम समय, अंतिम समय। ठीक है। दूसरा छायावाद, छायावाद। और तीसरा प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। और चौथा आपको प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। क्योंकि प्रयोगवाद का तार सप्तक लेकर के निराला अज्ञेय 1943 में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि निराला इन 4 युगों के, द्विवेदी काल के अंतिम समय के कवि, छायावाद के तो वे महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रगतिवाद में भी और प्रयोगवाद के भी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे निराला के साथ क्या होता है कि प्रगतिवादी कविता लिखना निराला ने 1936 से प्रारंभ किया था। तो एक बात याद रखना है कि प्रगतिवाद की जो कविता इन्होंने लिखना शुरू किया था, प्रगतिवादी कविता लिखना शुरू किया था कब? तो 1936 में। शुरू किया था कब? तो 1936 में। 1936 में। तो आपको देखेंगे कि प्रगतिवादी कविता लिखना शुरू किया था इन्होंने 1936 में। और आम बोलचाल की भाषा में मुहावरों का अधिक प्रयोग करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आपको मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग, आम बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, चाल की भाषा में मुहावरों का प्रयोग आपको मिलेगा। प्रयोग आपको निराला के यहाँ देखने को अधिक मिलेगा। आम बोलचाल की भाषा में मुहावरों का प्रयोग निराला के यहाँ आपको देखने में बहुत मिलेगा। और भाषा के अधिक शक्तिशाली प्रयोग करने वाले मुहावरों का प्रयोग अधिक करते हैं। जो भाषा के शक्तिशाली प्रयोग करता होते हैं वे मुहावरों का अधिक प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं निराला भाषा के अधिक शक्तिशाली प्रयोग करने वाले कवि के रूप में भी हमारे सामने नजर आते हैं। आप इसके साथ ही देखेंगे गांधी जी हिंदुस्तानी भाषा की मांग कर रहे थे उस समय में, और हिंदी और उर्दू दोनों के मेल की भाषा। शब्द फारसी परंपरा से भी आएंगे और शब्द संस्कृत परंपरा से भी आपको यहाँ पर आएंगे। आदर्श भाषा कैसी होनी चाहिए उसका प्रमाण कुकुरमुत्ता है। आदर्श भाषा की प्रमाण क्या है? तो कुकुरमुत्ता है। आदर्श भाषा के प्रमाण, आदर्श भाषा के प्रमाण, आदर्श भाषा की प्रमाण कैसी होनी चाहिए? भाषा की प्रमाण आपको अगर देखनी हो तो आप कुकुरमुत्ता में देख सकते हैं। कुकुरमुत्ता में, कुकुरमुत्ता में, ठीक है, जो 1938 की रचना है, कुकुरमुत्ता में। और मैंने कहा था कि निराला जो है हिंदी और उर्दू के बहस को, हिंदी और उर्दू के, हिंदी
और उर्दू में, हिंदी और उर्दू में समन्वय चाहते थे। उर्दू में समन्वय चाहते थे, समन्वय। हिंदी और उर्दू में निराला क्या चाहते थे? समन्वय चाहते थे। तो आप देख रहे हैं निराला हिंदी और उर्दू में समन्वय चाहते थे, क्योंकि जो दौर था वह आजादी के आंदोलन का दौर था। और ऐसे समय में क्या गांधी जी भी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम की जो कट्टर राजनीति शुरू हुई थी उसमें समन्वय रहे, वे एक दूसरे से जुड़े रहे, एकता के भाव रहे। तो निराला भी अपने साहित्य के आधार पर उसमें एकता के तत्व को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका अत्यधिक प्रयोग आपको कुकुरमुत्ता की कविता में देखने को मिलेगी। एक आंदोलन प्रयोगवादियों का चला, जैसा कि मैंने कहा था कि प्रयोगवाद का भी एक आंदोलन स्टार्ट हो चुका था 1943 के आसपास, ठीक है। और नए प्रयोग के पक्षधर निराला, नए प्रयोग के पक्षधर रहे। निराला हमेशा क्या किए? नए प्रयोग के पक्षधर रहे, नए प्रयोग के पक्षधर, नए प्रयोग के पक्षधर के पक्षधर। निराला हमेशा नए प्रयोग के क्या रहे? पक्षधर रहे। तो आप देखेंगे कि काव्य भाषा के संदर्भ में निराला जैसा प्रयोग और किसी ने नहीं किया। जैसा निराला ने काव्य भाषा रचा वैसा छायावादी कविताओं में आपको अन्य के यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बात तो ये, उसके बाद आप देखेंगे कि एक आंदोलन प्रयोगवादियों का भी चल रहा था, निराला गजल भी लिख रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है कि इस दौर में आप देखेंगे, इसी से मैं लेता हूं, एक गजल, गजल लिख रहे थे निराला, गजल। और ये गजल के प्रयोग करने में पहले कवि के रूप में हमें छायावाद में दिखाई पड़ते हैं, लिख रहे थे, लिख रहे थे। गजल भी निराला लिखने का काम कर रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे छंद उर्दू का और शब्द तत्सम का, उन्होंने छंद जो लिया वो उर्दू का छंद लिया और तत्सम का शब्द लिया। उर्दू का छंद, उर्दू का छंद और तत्सम का शब्द, छंद और तत्सम का शब्द, तत्सम शब्द, शब्द, तत्सम शब्द। तो आप ये देख रहे होंगे कि निराला किस तरह से हमारे सामने एक समन्वय की रास्ता तलाश कर रहे थे और एक समन्वय हमारे सामने उपस्थित कर रहे थे। फिर आप देखे होंगे कि फारसी शैली का भी प्रयोग किया, मगर उन्हें सफलता इसमें नहीं मिली, ठीक है। तो उनके गीतों में जीवन तत्व आ जाते हैं। निराला की काव्य भाषा प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह की काव्य भाषा कविता में चल सकते हैं। आलोचकों का आरोप है कि 1950 और 60 के समय निराला विक्षिप्त थे, मगर भाषा की पकड़ चकित करने वाले थे। 1960 में आलोचकों का मानना है, यहाँ पर ऐसे दीजिए, आलोचकों का मानना है आलोचकों का मानना है कि 1950 और 60 में निराला विक्षिप्त थे, निराला विक्षिप्त थे, विक्षिप्त थे। परंतु काव्य भाषा जो है उनकी, परंतु काव्य भाषा के प्रयोग में यह विक्षिप्तता आपको देखने को नहीं मिलेगी। यह विक्षिप्तता देखने को नहीं मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, देखने को नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि यह जो विक्षिप्तता का आरोप आलोचकों ने लगाया, यह विक्षिप्तता का आरोप आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह निराला की विविध रंगों वाले विकसित काव्य भाषा है, जो हिंदी और अन्य
भारतीय भाषा में किसी बड़े कवि के यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि निराला की काव्य भाषा कैसी है और राम की शक्ति पूजा की काव्य भाषा कैसी है। तो आज की जो बातचीत हुई है उसको हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, और रिकॉल करने के क्रम में हम देखेंगे कि हमने पहली बातचीत क्या की थी। हमने कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर की तरह संगीतात्मकता के तत्व हैं। हमने कहा था कि निराला ध्वनि के प्रति निसर्जक है। ध्वनि के प्रति का मतलब कविता में ध्वनि कैसे उत्पन्न की जा सकती है उसके प्रति सजग है। फिर हमने कहा कि निराला अलंकार के प्रयोग से हिंदी कविता में सांकेतिक ध्वनियां उत्पन्न करने की कला जानते हैं, या सांकेतिक ध्वनियां कैसे उत्पन्न की जाती है उसे उसका पता है। उसके बाद हमने देखा कि निराला यमक, और ये यमक है, ये चमक नहीं, ये यमक है, ठीक है, चमक छोड़ जाऊंगा नहीं, ये यमक है। यमक और अनुप्रास के द्वारा वर्ण सांध में संगीत कैसे पैदा की जा सकती है इसका ज्ञान निराला के पास है। फिर हम लोगों ने देखा निराला जनता के दुख दर्दों का सामान्य भाषा में उल्लेख करने वाले कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि अनामिका जो है 1923 में आती है, उनकी जूही की कली प्रथम कविता है जो 1916 में लिखी जाती है, जिसे सरस्वती में छापने से महावीर प्रसाद द्विवेदी मना कर देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि आम बोलचाल की भाषा मुहावरों का प्रयोग, मतलब आम बोलचाल की भाषा में मुहावरों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में देखने को मिलेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि निराला की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी, 1961 ईस्वी में। तो अगर आप 1916 और 1923 से ही अगर केंद्र को माने, तो उनकी रचनात्मकता को माने, रचनात्मक लेखन को स्वीकार करें, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि 1961 तक, और इस 1961 तक के दौर में हमारे सामने हिंदी साहित्य में कई काल गुजरते हैं, जिसमें वे अगर 1916 के अंतिम समय को माने तो आप देखेंगे कि द्विवेदी युग का काल का अंतिम समय, अगर उसके काव्य संग्रह को हम आधार माने तो छायावाद का प्रारंभिक अंश युग हो जाएगा, या अगर इसकी कविता को आधार माने तो द्विवेदी काल के अंतिम समय था वो, जिस समय में निराला ने लिखना प्रारंभ किया था। फिर आप देखेंगे छायावाद के तो वे बड़े कवि ही रहे। फिर आप देखेंगे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के भी कवि रहे। तो इन चार कालों के वे कवि के रूप में हमारे सामने नजर आते हैं। फिर हमने कहा कि निराला की जो भाषा है, आदर्श भाषा कैसी होनी चाहिए उसकी, और प्रगतिवाद में कविता लिखने का प्रारंभ निराला ने 1936 में किया था। फिर हम लोगों ने कहा कि निराला आदर्श भाषा की प्रमाण कैसी होनी चाहिए वो आपको कुकुरमुत्ता में दिखाई पड़ेगा। फिर हम लोगों ने कहा कि उस समय का जो दौर था वह हिंदू और मुस्लिम के कट्टरपन का दौर था। तो ऐसे समय में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी चाहते थे कि देश में एकता स्थापित हो, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई का अंत हो, और साहित्यकार वगैरह भी चाहते थे कि हिंदू और उर्दू की लड़ाई में की जो बेवजह की लड़ाई है उसमें समन्वय हो। तो आप निराला में देखेंगे कि यहाँ से हमने लिया हिंदी उर्दू में समन्वय का प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा। इसके साथ ही हमने कहा ये नए प्रयोग के पक्षधर थे। छायावाद में गजल लिखने का काम निराला कर रहे थे। फिर हम लोगों ने कहा कि उर्दू छंद का छंद और तत्सम शब्द, और वे अपनी कविताओं में उर्दू छंद का प्रयोग करते थे और तत्सम शब्द को लेते थे। तो इस तरह से निराला पर हम लोगों की एक समुचित बातचीत आज खत्म होती है, और अब हम राम की शक्ति पूजा प्रारंभ करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। धन्यवाद।